चलते यहाँ पर गाहे बगाए चर्चाएं तो होती हैं कि यहाँ पर ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की बजाय यहाँ पर चर्चाओं में रहा कि यहाँ उनके मुकाबले में कौन होगा, ये दिलचस्पी बढ़ी रही। और करनाल लोकसभा क्षेत्र, जबकि ये माना जा रहा था कि बहुत सेफ सीट है, बहुत सेफ सीट है, और अब जो है यहाँ पर मुकाबला कहीं ना कहीं, ये बयान भी आपने सुना होगा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कि अभी मैदान में खिलाड़ी नहीं आया है, तो उन्होंने पूरे हरियाणा के दौरे किए हैं। तो अब मुख्यमंत्री जो रहे 9 साढ़े 9 साल, वो यहाँ पर अब कैंपेन को संभाले हुए हैं। तो यहाँ की स्थिति के बारे में यदि बात करें तो फिलहाल क्या लगता है, जिक्र कर लेते हैं छोटा सा और, कि यहाँ से एनसीपी और इनेलो के गठबंधन के प्रत्याशी है, वो भी चुनावी मैदान में, मराठा जिनको गठबंधन कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उससे चर्चाएं चल रही थी कि यहाँ से उनको टिकट मिल सकती है। वहीं फिलहाल दिव्यांशु बुद्धि राजा को कांग्रेस ने यहाँ पर मैदान में उतारा है। तो ये मुकाबले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल एक जो सीट है वहां से पूरे हरियाणा के अंदर, जो करनाल से, वो जो कुछ वक्त पहले तक मौजूदा मुख्यमंत्री थे, आजकल भूतपूर्व या पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी। अब देखिए, इसको हॉट सीट भी मान सकते हैं, पूरे प्रदेश की निगाहें भी करनाल सीट को लेकर हैं। और जिस तरीके से करनाल सीट पर जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पर्चा भरा था या उनकी टिकट अनाउंस हुई थी, और कांग्रेस के प्रत्याशी उस वक्त मैदान में नहीं आए थे, तो उस वक्त तक जो भारतीय जनता पार्टी है उसके लिए सबसे सेफ सीट वो करनाल मानी जा रही है, कि करनाल भारतीय जनता पार्टी की 10 में से सबसे ज्यादा जो सेफ सीट है वो करनाल सीट है। मगर जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी अनाउंस हुए, डिक्लेयर हुए, और उन्होंने अपना चुनाव प्रचार करना शुरू किया, तो आज के दिन में सबसे ज्यादा प्रचार इस बात का है, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जो सेफ सीट से लेकर और यहां तक ये सफर जो है, ये जो सफर है, ये साफ तौर से यहां तक पहुंच गया कि जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। कभी ये कहा जाता था कि सेफ सीट है, अब ये बात आ गई है कि ये जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। तो जी राहुल जी, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, जो करनाल की स्थिति है, करनाल ने जो सफर तय किया सेफ सीट से लेकर और मुकाबले की सीट का, तो आज के दिन हम ये कह सकते हैं कि करनाल की सीट कोई सेफ सीट नहीं है, और मनोहर लाल जो खट्टर हैं वो चुनाव हार भी सकते हैं और वहां पर कुछ भी हो सकता है। और जो हार को सकते हैं उसके भी कारण मैं आपको बताऊंगा। और सेफ सीट जो थी वो पहले का परसेप्शन जो था वो अलग था, आपका परसेप्शन जो है वो अलग है। अब वो चला गया 6 लाख का मार्जिन जो है एकदम, वो कैसे? अब जी बिल्कुल मैं एक चीज बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कब लगा कि ये सीट उनके हाथ से निकल सकती है, या ये सीट जो है वो उनके लिए महत्वपूर्ण तो है ही, मगर ये सीट उनके लिए मुकाबले में है। देखिए, 10 तारीख को जेपी नड्डा, पंचकुला के अंदर जेपी नड्डा ने मीटिंग ली थी, और उस मीटिंग के अंदर जो तमाम 10 के 10 जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनकी रिपोर्ट उन्होंने मांगी थी। तमाम जो उनके जो संयोजक हैं, लोकसभा के प्रभारी हैं, उन तमाम लोगों को बुलाया गया था, बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया था, खुद उसके अंदर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उसके अंदर शामिल थे। तो जब करनाल की बारी आई तो करनाल की रिपोर्ट के अंदर जो हमारे सूत्र बताते हैं, करनाल की रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया कि 2 जगह से केवल मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीत रहे हैं, बाकी 2 जगह से चुनाव हार रहे हैं, और जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें कुछ भी हो सकता है। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते वहां से चुनाव जीतेंगे, चुनाव हार भी सकते हैं। तो जब ये रिपोर्ट वहां पर, ये रिपोर्ट जब ओपन हुई, इस रिपोर्ट पर जब मंथन हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी गंभीर स्थिति थी कि अगर खुद मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, तो बाकी 9 सीटों पर या 8 सीटों पर जो उनके प्रत्याशी हैं उनका क्या हाल होगा, और चुनाव जो है वो कितना गंभीर चुनाव है, कितना चुनौतीपूर्ण चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये करनाल की रिपोर्ट साबित कर देती है। अब मैं एक चीज और इसमें बहुत महत्वपूर्ण जोड़ना चाहूंगा जितेंद्र जी, कि देखिए 2 बार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और उन पे जिम्मेवारी पूरी 10 की 10 लोकसभा सीट की, जिस तरीके से कैंपेन भी कर रहे हैं वो हरियाणा भर में। देखिए, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है, उनकी जिम्मेदारी ये बनती थी या ये बनती है कि बाकी 10 की 10 जो सीटें हैं, 9 सीटें हैं, अपनी सीट तो वो जीत ही जाएंगे, क्योंकि 2 बार के मुख्यमंत्री को इतना प्रचार करने की जरूरत नहीं होती है, डोर टू डोर जाने की जरूरत नहीं होती है, गांव गांव जाने की जरूरत नहीं होती है।
बल्कि वो तो प्रचार दूसरी सीटों पे करते हैं या किसी दूसरे क्षेत्र में जाके चुनाव करते हैं, अदर स्टेट में जाके चुनाव करते हैं ताकि और प्रत्याशियों को जिताया जा सके। मगर संयोग यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा, संयोग की बात है कि वर्तमान के मुख्यमंत्री भी वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, एक मुख्यमंत्री संभाल सकता है वहां कैंपेन को। बिल्कुल दो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर करनाल की बात की जाए तो खुद सैनी साहब जो हैं वो मुख्यमंत्री अभी नए नए बने हैं, वो संभाल लेते। हाँ। करनाल की अगर स्थिति इतनी सामान्य होती, आप समझिए, स्थिति इतनी सामान्य होती, इतनी इजी टास्क होती बीजेपी के लिए करनाल लोकसभा, तो फिर वहां पर किसी, जैसे शुरू में कहा गया था कि संजय भाटिया संभाल लेंगे, मुख्यमंत्री का खुद का, पूर्व मुख्यमंत्री का खुद का बयान है कि संजय भाटिया जी इस इलेक्शन को संभालेंगे। मैं तो देखो राष्ट्रीय नेतृत्व मेरी जिम्मेवारी कहाँ लगाता है, मगर राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनकी जिम्मेदारी कहीं नहीं लगाई। उनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये कहा गया या पर्दे के पीछे ये कहा गया कि आप अपनी सीट ही जीत लो, वो बड़ी बात है, बाकी सीटों की तो हम पे छोड़ दो। अब देखिए जितेंद्र जी, मैं ये बात कह रहा हूं कि जब 2 बार के मुख्यमंत्री को, जिसने 9.5 साल तक प्रदेश में शासन किया हो, जब उनको खुद रोड शो करने पड़ रहे हैं, गांव गांव, घर घर जाना पड़ रहा है, लोगों से ये पूछना पड़ रहा है क्या मुझे जानते हो, और लोग ये कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं जानते, तो वो भले चुनाव जीत जाए, मगर मैं समझता हूं कि ऐसा करके उन्होंने अपनी नैतिक हार मान ली है। ये एक किस्म से मनोहर लाल खट्टर की करनाल के अंदर नैतिक हार है कि उनको घर घर, गांव गांव जाना पड़ रहा है। वो भले चुनाव जीत जाए, मगर ये जिस तरीके का वो काम कर रहे हैं उससे मान सकते हैं कि उनकी नैतिक हार वहां पर हो चुकी है। इस पूरे मामले में हम बात कर रहे थे, शुरुआती दौर में हमने बताया कि पिछले 2019 में देश में दूसरे नंबर पर मार्जिन से जीतने वाले यहाँ से सांसद संजय भाटिया रहे हैं। तो उस मार्जिन की 6.5 लाख का जो मार्जिन था, उस मार्जिन का वो मार्जिन कहाँ चला गया, किस तरीके से डिवाइड हुआ है। और आप जिस तरीके से कांटे का मुकाबला आप बता रहे हैं, और आपका कहना है कि भले ही वो जीत जाए या हार जाए, तो ये कहा जा सकता है कि मुकाबले में फिलहाल कहीं ना कहीं जो मार्जिन है वो कम होकर के मुकाबला बहुत दिलचस्प बन गया है। यहाँ पर आपका कहने का मतलब ये समझा जा सकता है। तो उस मार्जिन को कहाँ डिवाइड किया आपने? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली दफा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जो वोट आई थी, 9 लाख प्लस वोट आई थी, और जो उनको परसेंटेज की बात की जाए तो 70% से ऊपर वो अकेले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट आई थी, और 6 लाख प्लस से वो जीते थे। अब की बार जो वहां पर स्थिति है वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय स्थिति वहां पर बन गई। एक जो मनोहर लाल खट्टर का जो मार्जिन, या मनोहर लाल खट्टर या भारतीय जनता पार्टी जो मुकाबले में आई है सेफ सीट से, उसका एक सबसे बड़ा कारण है वीरेंद्र मराठा। वीरेंद्र मराठा, उन्होंने 2 लोकसभा के चुनाव पहले भी लड़े हैं। एक चुनाव के अंदर लाख प्लस उनकी वोट आई थी, दूसरे चुनाव के अंदर उन्होंने 2,28,000-30,000 के करीब वोट ली थी। अब 2,30,000 के खिलाफ चुनाव लड़ा था बीएसपी की टिकट पे कोई चुनाव लड़के 2,28,000-30,000 वोट लेता है, तो इसका मतलब ये माना जाए कि बीएसपी का वोट तो इतना वहां पे नहीं है। उनके इंडिविजुअल व उनके पर्सनल वोट बैंक की बात हम कर सकते हैं। तो वीरेंद्र मराठा का करनाल के अंदर एक पर्सनल वोट बैंक है, और उस पर्सनल वोट बैंक के जो उनके चुनाव लड़ने से पहले जो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने की संभावना थी, बीजेपी को जाने की संभावना थी, वो उनके चुनाव लड़ने से उनकी तरफ आ गया है। वहां पर जो रोड बिरादरी की बात करें तो वीरेंद्र मराठा जो है वो खुद रोड समुदाय से आते हैं, और रोड बिरादरी की वहां पे लाख से ऊपर वोट है। 1,20,000 से 30,000, 1.5 लाख के आसपास उनकी करनाल में वोट बनती है। वो जो वोट है वो उसका मोस्टली जो है पोलराइजेशन वो वीरेंद्र मराठा की तरफ हो रहा है, और हम कह सकते हैं वो उनका पर्सनल वोट है। उसके अलावा अगर उनकी स्थिति की बात की जाए तो वो वहां पर कम से कम 2.25 लाख से 1.5 से 2 लाख, और या 1,75,000 से 2 लाख तक वोट वो ले सकते हैं। ये रिपोर्ट वहां पर है, और 12% से 15% वोट वो ले सकते हैं। और जो ये 12% से 15% वोट वीरेंद्र मराठा ले रहे हैं, इसका खामियाजा केवल और केवल मनोहर लाल खट्टर को उठाना पड़ सकता है, भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है, और इसका जो फायदा है वो बुद्धिराजा को मिलेगा, कांग्रेस के प्रत्याशी को मिलेगा। अच्छा, एक बात कही जा सकती है कि जैसे आप बता रहे हैं कि वोट बैंक, पर्सनल वोट बैंक, क्योंकि बुद्धिराजा को जब शुरुआत में लाया गया तो तमाम पार्टियों ने इसको बुलाया, और ये भी कहा गया कि ये डमी कैंडिडेट उतारा गया है,
ये भी लगातार बयान सामने है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पर फिक्सिंग की है। ये लगातार आपने भी बयान सुने होंगे। और इस बीच वोट बैंक का जिक्र चल रहा है कि वोट बैंक किसके पास है। पर्सनल वोट बैंक की यदि बात करें तो फिलहाल वीरेंद्र मराठा जो है उनके पास खुद का वोट बैंक है। पार्टी का भले ही सभी के पास हो, लेकिन वोट बैंक पर्सनल समर्थकों का, पर्सनल इस तरीके से बात की जाए तो खुद के वोट बैंक के साथ आगे बढ़ सकते हैं वीरेंद्र मराठा। दूसरी तरफ आपने मार्जिन कहा कि रोड जो बिरादरी है, समाज है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर सकती थी, तो वो कहीं ना कहीं मार्जिन घटाने की आपने कहा कि ये इस वजह से मुख्य मुकाबले में यहाँ पर आ गए हैं। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पर दिव्यांशु बुद्धिराजा हैं, उनके आने से भी और जो कैंपेन है यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इसमें एक चीज और जोड़ूंगा जितेंद्र जी, जो मार्जिन कम होने की वजह है, उसके अंदर एक मेन वजह, मुख्य वजह ये भी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और करनाल को सीएम सिटी कहा जाता है। तो जब मुख्यमंत्री बने तो करनाल के लोगों को, करनाल की जनता को ये उम्मीद थी कि जिस तरीके से बाकी मुख्यमंत्रियों ने अपने इलाकों में ज्यादा विकास कराया है, तो उनको भी एक उम्मीद बंधी कि अपेक्षाएं थी मनोहर लाल से कि करनाल के अंदर इतना रिकॉर्ड तोड़ विकास किया जाएगा कि करनाल की तस्वीर बदल जाएगी। मगर करनाल के अंदर जिस तरीके की अपेक्षाएं थी जनता की, उतना उम्मीद के मुताबिक विकास मनोहर लाल नहीं कर पाए, जिससे एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना। वो पर्सनल मुख्यमंत्री के तौर पर भी, मुख्यमंत्री से भी लोग नाराज हुए मनोहर लाल खट्टर से कि उन्होंने विकास के काम जितने लोगों को चाहिए थे उतने नहीं किए, तस्वीर बदल नहीं पाए करनाल की। ये भी मुख्य वजह है जो एंटी इनकम्बेंसी हुई और जो वोट का मार्जिन घटने की जो कई वजह है, उनमें से ये भी एक मुख्य वजह है। तो क्या किस तरीके से देखते हैं आप यहाँ पर? देखिए, करनाल की अगर बात की जाए तो करनाल सीट पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पहले, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पहले 2 मुख्यमंत्री और चुनाव लड़ चुके हैं। भगवत दयाल शर्मा ने भी यहां से चुनाव लड़ा था, चौधरी भजनलाल ने भी यहां से चुनाव लड़ा था। कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ पीएचडी जो तोड़ने की बात है राजनीतिक तौर पर, भजनलाल की राजनीति के ये कहते हैं कि सबसे बड़े राजनीतिज्ञ माना जाता है, उनमें चुनाव नहीं आ रहे और करनाल में आकर के मतदाताओं ने उनकी उस पीएचडी को तोड़ा था। देखिए, जो करनाल सीट का इतिहास है वो इतिहास बड़ा दिलचस्प है और बड़ी उठा पटक का, बड़ी उथल पुथल का इतिहास रहा है। यहाँ नहीं पता कौन किसको हरा दे। यहाँ पर हम ये मान ले कि मनोहर लाल 2 बार के मुख्यमंत्री, वो चुनाव नहीं हार सकते। तो जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड इस सीट का रहा है, यहाँ पर अच्छे अच्छे जो धुरंधर है उन्होंने चुनाव यहाँ पर हारा है। यहाँ पर जो आईडी स्वामी है, आईडी स्वामी ने चौधरी भजनलाल को चुनाव हरा दिया था। पहले चौधरी भजनलाल ने उनको चुनाव हराया था, उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ था 1 साल के बाद, फिर उसके बाद आईडी स्वामी ने भजनलाल को चुनाव हरा दिया था। फिर आईडी स्वामी को खुद जो कहते हैं अरविंद शर्मा ने चुनाव हरा दिया था। तो बड़ी उथल पुथल की ये सीट है, कौन किसको चुनाव हरा दे यहाँ कहा नहीं जा सकता। अगर मनोहर लाल जो खट्टर हैं उनके खिलाफ कह सकते हैं कि माहौल वहां पर है, और जो उनकी मजबूत स्थिति जो कह सकते हैं 2,30,000 40,000 से 2.5 लाख के बीच में जो पंजाबी समुदाय की, पंजाबी मतदाताओं की जो वहां पर संख्या है, तो एक रिपोर्ट ये भी निकल कर आ रही है जितेंद्र जी, बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ये आदेश आए, निर्देश प्राप्त हुए कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हटा दिया जाए, तो पंजाबी जो मतदाता है उसमें कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की भावना आई है, एक नाराजगी की भावना आई। और उसकी वजह, एक तो सबसे बड़ी बात यह है, एक वजह तो ये है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उनके पद से हटा दिया गया। दूसरी वजह यह है कि जो मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं अनिल विज का मंत्रालय छीन लिया गया और उनकी पार्टी के अंदर बेहतर स्थिति नहीं रखी गई, उनके सम्मान का कोई ख्याल नहीं रखा गया। इस बात से भी पंजाबी मतदाता खिलाफ हुए हैं। और जो तीसरी बात है कि जो जिस सीट को पंजाबी मतदाता ये मानते थे कि ये हमारी सीट है, करनाल की सीट, वो उस सीट पर कहीं ना कहीं वो सीट जो है वो नायब सिंह सैनी को दे दी गई। तो इन 3 वजहों से, ये जो 3 वजह है, इनसे कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट जो ज्वाइंटली निकल कर आ रही है, वो रिपोर्ट ये है कि जो पंजाबी मतदाता है वो कहीं ना कहीं नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं उनको चुनाव में भुगतना पड़ रहा है। दूसरी बात, जो दिव्यांशु बुद्धिराजा हैं वो खुद पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं, और जो लोग
इस बात से नाराज हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेप है या जो उनके फैसले हैं उनसे नाराज हैं, तो वो बिल्कुल कहीं एक ना कहीं वोट बुद्धि राजा को विकल्प, वोट डाल सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर छोटी सी प्रतिक्रिया लूंगा कि बाहर के प्रत्याशी ज्यादातर यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरे हैं, हालांकि जीते भी हारे भी, लेकिन अब की बार जो वीरेंद्र मराठा है वो वोट फॉर लोकल जिस तरीके से, क्योंकि कोई भी आता है बाहर से, क्योंकि मान लिया जाए मूल रूप से मनोहर लाल भी बाहर से हैं, बुद्धि राजा भी बाहर से हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जो मुद्दा उठाया, इस मुद्दे का कितना प्रभाव मानते हैं? देखिए, बिल्कुल इतिहास से कुछ ना कुछ चीजें सीखी भी जाती हैं, और इतिहास को देख करके कुछ चीजों का अनुमान भी लगाया जाता है। और जैसा मैंने बताया कि जैसा आपको भी अवगत है कि ये सीट बड़ी उठापटक की है, और इतनी उठापटक की है कि यहाँ से जो प्रत्याशी चुनाव जीती थी, जो पहला चुनाव सुभद्रा जोशी ने लड़ा था 1952 के अंदर, जो अनारक्षित सीट थी ये, उससे जो चुनाव लड़ा था, उस प्रत्याशी ने उत्तर प्रदेश में जाकर अटल बिहारी वाजपेयी को भी चुनाव हराया था, सुभद्रा जोशी ने। और इसके अलावा यहाँ से स्वामी रामेश्वरानंद जो है वो भी, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। उनकी सादगी के किस्से भी इस तरीके से कहे जाते हैं कि वो अपने जेब के अंदर ना उन्होंने कोई गाड़ी ली थी, ना उन्होंने कोई कोठी ली थी, सांसद की सुविधाएं उन्होंने नहीं ली थी, और वो एक आर्य समाज के मंदिर में दिल्ली रहते थे और वहीं से पैदल वो संसद में जाते थे, और अपने जेब के अंदर वो 2 बाजरे की सूखी रोटियां रखते थे। और एक वक्त, एक किस्सा कहा जाता है, एक वक्त जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो इंदिरा गांधी ने जो एमपी थे, एमपीज को एक डिनर ऑर्गेनाइज किया था। उस डिनर के अंदर तमाम एमपी पहुंचे, तो स्वामी रामेश्वरानंद जो करनाल से सांसद बने थे, वो भी उस मीटिंग के अंदर, उस लंच के अंदर चले गए थे। और जब सब बफे की तरफ चले गए खाना खाने, तो वो वहीं पर चप्पल निकालकर, हालांकि कहते चप्पल वो पहनते ही नहीं थे, वो वहीं पर जमीन पे बैठ गए और अपनी जेब से उन्होंने अचार की फाक उन्होंने होटल से मंगवा ली, और एक प्याज और 2 सूखी रोटियां वो वही खाने लगे। जब इंदिरा गांधी ने ये सीन देखा तो उनके पास गई, उन्होंने उनको कहा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, ये तमाम जो इंतजाम किए गए हैं वो सांसदों के लिए किए गए हैं, आप वहां खाना खाइए। तब उन्होंने कहा था कि मैं सन्यासी हूं, और मैं देश की जो सांसद को सुविधाएं मिलती है, मैं बिल्कुल नहीं उन सुविधाओं का प्रयोग करता। मैं तो सन्यासी हूं, मांग के खाता हूं। 2 रोटियां भी अपने किसी से मांग कर लाया था, और जो अचार है वो मैंने इस होटल से ले लिया है, और 2 रोटियां उन्होंने खा ली थी। और अचार का भी जो भुगतान था वो ना कहते कहते भी उन्होंने अचार का भुगतान भी किया था। तो जो करनाल जैसी सीट है उसके साथ इस प्रकार के जो बड़े व्यक्तित्व हैं वो भी जुड़े रहे हैं। और जो बिल्कुल, तो करनाल की सीट को बड़ी अहम सीट मान सकते हैं। और इस सीट पे बड़े बड़े जो उम्मीदवार हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े कद के नेता हैं, चुनाव हारे हैं, जीते हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि नड्डा जी के सामने भी रिपोर्ट पेश की गई कि खट्टर साहब चुनाव जीतने की स्थिति में एक तरफा नहीं है। दूसरा जो सबूत है वो ये है कि वो गांव गांव घूम रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि आप मुझे जानते हो, लोग कह रहे हैं कि हम तो आपको नहीं जानते। वो स्थिति भी है, रोड शो भी कर रहे हैं। यहाँ तो से भी हो सकता है। ये तमाम चीजें साबित करती हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए चुनाव वहां पर फंसा हुआ है, जीतने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल चुनाव अटका हुआ है, कुछ भी हो सकता है, वो चुनाव हार भी सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर आप सुन पा रहे थे करनाल लोकसभा की, यहाँ पर जिस तरीके से इसके मायने क्या हैं, क्योंकि 3 कैंडिडेट हैं। ये ऐसी वो सीट है कि जहां पूरे हरियाणा के अंदर यदि देखा जाए तो प्रथम स्थान पर, और एक सीट और का जिसका हम जिक्र करेंगे, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबले के हिसाब से करें तो तीसरा जो व्यक्ति है वो भी जो है वोट परसेंटेज यहाँ पर बढ़ाता नजर आ रहा है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस तरीके से अन्य सीटों पर अलग आमने सामने का मुकाबला है, तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं जो आपस में, जिसके चलते मुकाबला फंसा हुआ है। कहां जाएगा, मतदाता क्या रुख करेंगे, ये देखने वाली बात होगी।